हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपठित गद्यांश डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट का जो पेपर होता है उसमें हिंदी में एक अपठित गद्यांश आता है और एक अपठित पद्यांश आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही ईजी होता है, बस इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चनों को हल कर लिया तो इससे आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंक सीटेट में यह दिला सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 ट्रिक बताएंगे हम कि कैसे हम इसको सही तरीके से हल कर सकते हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो और आपके एग्जाम्स में अच्छे अंक आ सकें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपठित गद्यांश। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ट्रिक बताएंगे। पहली ट्रिक, बहुत ही ध्यान लगाकर मतलब केंद्रित होकर इस पूरे गद्यांश को पढ़िए। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान केंद्रित हम लोग नहीं कर पाते, तो पहली जो ट्रिक है वो तो ये है कि आप लोग ध्यान केंद्रित करिए। अगर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं उस गद्यांश में तो पहले गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करिए और जहाँ पर रुकिए वहाँ पर फिर से इस अपठित गद्यांश को देख लीजिए कि कहाँ पर आप अटक रहे हैं और उसको फिर से पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। अब एक दूसरी ट्रिक देखिए। अगर कभी कभी जब ऐसा होता है कि पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लग पाता, हमें ध्यान एकदम से केंद्रित नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हमको ये करना है कि सबसे पहले क्वेश्चनों को बड़ा बड़ा पढ़ लेना है और उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। तो इससे हमें गद्यांश में समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये दोनों ट्रिक याद रखिएगा। पहली वाली, अगर ध्यान केंद्रित आप कर पा रहे हैं तो पहले गद्यांश पढ़िए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर ध्यान केंद्रित करके इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन पढ़िए और बाद में इस गद्यांश को सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गद्यांश को पढ़ना। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक जो समारोह होते हैं उसमें गीत कविताएं सुनी सुनाई जाएं। माता पिता को, विद्यालयों को ये पसंद तो है, लेकिन उनको ये पसंद नहीं है कि बच्चे खुद उस गीत कविताओं में रच बस जाएं, वो खुद गीत कविताएं करने लगें। तो ये माता पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना ही विद्यालयों को। आगे देखते हैं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। कौन चलाना चाहते हैं? माता पिता बच्चों को जिस राह में चलाना चाहते हैं उस राह से बच्चे भटक जाएंगे, माता पिता को ऐसा लगता है। आगे देखेंगे। जिस राह से वे अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। अब देखिए माता पिता बहुत से ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि माता पिता जो सोचे बच्चे उसी मंजिल पर पहुंचे, बच्चे वही चीज़ पढ़ें जो माता पिता चाहें। जैसे माता पिता चाहते हैं बच्चे इंजीनियर बने तो उसको इंजीनियर ही बनाना चाहेंगे। तो ऐसे ही क्या माता को लगता है कि जिस राह पर वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं, उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे जो करना चाहते हैं, बल्कि वैसा करे जैसा माता पिता चाहते हैं। आगे देखेंगे। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। अब देखिए माता पिता की ऊपर बताई जा चुकी, अब नीचे क्या आ गया, स्कूल का क्या हाल है। तो यही हाल स्कूलों का भी है। उनको भी गीत कविताओं से दिक्कत है कि बच्चे के जीवन में गीत कविताएं रच बस जाएं, वो खुद तुकबंदियां करने लगे। इससे माता पिता को दिक्कत तो थी, यहाँ पर स्कूलों को भी दिक्कत हो गई। आगे कह रहा है गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है।
यह पाठ्य पुस्तकों से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। अब देखिए यहाँ पर गीत कविताओं से माता पिता को भी दिक्कत है और स्कूलों को भी दिक्कत है। आगे देखेंगे, दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समाज और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। क्या होता था कि बच्चे आपस में खेलते थे, स्वतः ही उसमें नए नए खेलों का बच्चे खुद सृजन कर लेते थे, तुकबंदियाँ करते थे पहले, और मैं खेल में गीत भी बना लेते थे। तो ऐसा पहले हुआ करता था, इनका सृजन बच्चे खुद ही कर लिया करते थे। आगे देखेंगे, उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी। जो ये रचनाएं कर देते थे बच्चे, वही चलन में आने लगती थी, उसी को सब लोग कहने लगते थे, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने से संशोधित होती रहती थी। तो ये देखिए, पहले ऐसा था, लेकिन अब क्या हो गया, इनकी जो जगहें, पहले इतनी ज़्यादा जगह थी, बच्चे आपस में खुद ही खेलते खेलते गीत कविताओं की रचना कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये जगहें बिल्कुल सीमित हो गई हैं। तो ये देखिए, हमने गद्यांश को कितने अच्छे तरीके से समझ के पढ़ा। अब आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, क्या होता है, अभी हमने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही पिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ईजी है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि ऊपर बताया गया है कि माता ऐसा सोचती हैं कि हमने जो लक्ष्य बच्चों के लिए निर्धारित कर रखा है वो उससे भटक जाएंगे। तो माता पिता द्वारा लक्ष्य जो को प्राप्त ना कर सकेंगे, इसलिए माता पिता को बच्चों का गीत में रचना बसना पसंद नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, अब स्कूलों को क्यों नहीं पसंद है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ये सीखना बहुत ही कठिन काम है, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। स्कूलों को क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि स्कूलों को लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से गीत कविताओं का कोई संबंध नहीं है, इससे फालतू में बच्चे का समय नष्ट होगा और वह पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, इधर उधर व्यस्त हो जाएंगे। तो मेन जो पॉइंट है वह होगा स्कूल में पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी ऊपर बताया भी गया है कि विद्यालयों को भी गीत कविताएं पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, गीत कविताओं के बारे में ना तो यहाँ माता पिता को लेकर पूछ रहा है और ना तो यहाँ विद्यालयों को लेकर पूछ रहा है, यहाँ स्वतंत्र रूप से पूछ रहा है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा भी हैं, जैसे पहले बच्चे खेल खेल में ही गीत कविताओं की रचना कर देते थे, इससे सृजनात्मकता को भी पोषित करता है, संस्कृति का भी ये अभिन्न अंग है। जबकि ये जो कह रहा है समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में या बाधक के रूप में। अब यहाँ पर देखिए अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो आप लोग फट से यहाँ पर कह देंगे कि किस रूप में देखते हैं, साधक के रूप में। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, मतलब आप लोगों के पास जो विशिष्ट बुद्धि है उसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ पैराग्राफ पे ध्यान देना है, गद्यांश पे ध्यान देना है कि क्या गद्यांश में कह रहा है। तो गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय को गीत कविताओं में
बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चे गीत और कविताओं में रच बस जाएं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा व्यवस्था गीत कविताओं को किस दृष्टि से देखेगा? बाधक के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, विशिष्ट बुद्धि का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना, अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करिए। गद्यांश पर ध्यान दीजिए कि वहाँ पर क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाते हैं, ये बच्चों को शब्द से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। गीत कविताएं बच्चे आपस में खेलते खेलते ही गीत कविताओं की रचना कर देते हैं, बच्चे शब्दों से खेलते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे इनका भरपूर आनंद भी लेते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल और परिवार इनकी महत्ता को समझ नहीं रहे। देखिए, स्कूल परिवार को बहुत ही दिक्कत है गीत कविताओं से, तो वो उनके महत्व को है नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीनों ही राइट हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनसे बच्चे अपनी राह भटक रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के लिए कौन निर्धारित करता है? बच्चों के लिए यहाँ पर होगा लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? यहाँ पर कर लीजिए, लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो अभी ऊपर बताया भी गया, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी या स्वयं बच्चे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, कोई माता पिता चाहते हैं डॉक्टर बने। ऊपर बताया भी गया कि माता पिता गीत कविताओं से ऐसा सोचते हैं कि बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो माता पिता द्वारा निर्धारित किया गया है। तो लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? माता पिता निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, अकर्मक। अब यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है, सुनी सुनाई जाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। अब देखिए, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, जिनको आप बिना पद्यांश से जोड़कर ही उनका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है सांस्कृतिक में प्रत्यय हैं, तो ये तो व्याकरण से रिलेटेड हो गया, कृतिक, इक, का या तिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक में प्रत्यय होगा इक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंजूर का समानार्थी शब्द है प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा या पसंद। तो यहाँ पर देखिए, मंजूर, कोई चीज़ मंजूर होना, तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजूर होना मतलब कोई चीज़ स्वीकार्य होना। अब यहाँ पर देखिए, प्रस्ताव नहीं होगा, कोई प्रस्ताव रखना मंजूर नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, पसंद भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजूर होना या स्वीकार होना। तो ये देखिए, आज का ये जो अपठित गद्यांश था ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये हल करना आपको आ गया तो बहुत ही अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से लगभग 9 या 10 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।